पिछली क्लास में यहाँ पे देखे थे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो उसमें हमने देखा था कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बताता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि कोई वस्तु है और वो गति कर रही है यहाँ पे, तो यदि कोई गतिशील वस्तु है तो उस गतिशील वस्तु में क्या होगा, द्रव्यमान होगा और वेग होगा। तो यदि बाहर से बल लगाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तित हो जाएगा, उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके संवेग में क्या होगा, यहाँ पे परिवर्तन होगा। तो बोल रहा है कि संवेग में जो ये परिवर्तन होगा उसकी क्या चाहिए, दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर के लिए क्या करेंगे, समय से इसको भाग दे देंगे। तो क्या बन जाएगा वो, संवेग में परिवर्तन की दर। तो P से हम किसको दर्शाते हैं, संवेग को। तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बताया कि जो बल है बल को कैसे मापा जाएगा, बल को मापने का तरीका बताता है। बल की मात्रात्मक परिभाषा, क्वांटिटेटिव, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को बताता है कि जो बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन। और उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था, ठीक, तो उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास ये फार्मूला आ गया था, संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, और संवेग में परिवर्तन यानी क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग में परिवर्तन। तो ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण, है ना। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या बराबर होता है, बल। तो बल इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस अनुक्रमानुपाती को ओपन करते तो एक स्थिरांक मिलता है और उसको क्या बोलते हैं, अनुपातिक नियतांक। और उसका मान यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण आता है। तो ये पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये क्या है, मूलभूत नियम है, इसके द्वारा प्रथम और तृतीय नियम को परिभाषित किया जा सकता है। और यहाँ से हमने देखा कि बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि, जिसकी SI यूनिट न्यूटन, CGS यूनिट डाइन होती है और V में सूत्र mL/t-2 होता है। वो तो रट के रखना है, mL/t-2। ठीक, अब यहाँ पे जो बल है, ठीक है, बल के जो मात्रक होते हैं, बल के 2 प्रकार से यहाँ पे मात्रक होंगे। ठीक है, तो बल के मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। तो बल के जो मात्रक हैं ये कितने प्रकार के होंगे, यहाँ पे 2 प्रकार के होंगे। तो बल का जो एक मात्रक है इसको बोलते हैं बल का ये गुरुत्वीय मात्रक। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे बल का जो एक मात्रक है उसको बोलते हैं बल का निरपेक्ष मात्रक है। निरपेक्ष मात्रक का मतलब होता है एब्सोल्यूट यूनिट। और दूसरा होता है गुरुत्वीय मात्रक। यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिट। तो बल की यहाँ पे 2 मात्रक हैं, गुरुत्वीय मात्रक और निरपेक्ष मात्रक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं निरपेक्ष मात्रक। तो जो SI पद्धति होती है, SI यूनिट होती है, तो SI यूनिट में जो बल का निरपेक्ष मात्रक है वो है यहाँ पे न्यूटन। तो न्यूटन को N से दर्शाते हैं। ठीक, तो याद रखना है आपको, SI पद्धति में बल का निरपेक्ष मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब एक न्यूटन का जो बल है ना, न्यूटन किसको बताएगा, बल के बारे में बताएगा। तो जो एक न्यूटन का बल है वो हम यहाँ पे किसको बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा है कि बल इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो यदि कोई वस्तु है और वो वस्तु कितने भार की है, 1 किलोग्राम की वस्तु है, और कोई उस वस्तु पे हम बाहर से बल आरोपित कर रहे हैं, उस पर बल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बल जो होता है 1 किलोग्राम की वस्तु में
यदि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है तो वो बल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन के बल के बराबर होता है। तो यदि हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु में या पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, 1 न्यूटन 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, 1 न्यूटन का बल कहलाता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम 1 न्यूटन का बल यहाँ पे किसको बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे बल का जो सीजीएस मात्रक होता है, ठीक है, तो जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस इकाई होती है, सीजीएस यूनिट होती है बल की, वो होती है डाइन। तो बल की जो सीजीएस इकाई है कौन से मात्रक के अंतर्गत है? ये निरपेक्ष मात्रक, एब्सोल्यूट मात्रक के अंतर्गत है, ठीक है। तो सीजीएस मात्रक होता है यहाँ पे डाइन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो यदि हमारे पास में 1 ग्राम की कोई पिंड है, कोई वस्तु है, और उस पर हम बल आरोपित कर रहे हैं, तो 1 ग्राम की किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर यदि उसमें 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बल किसके समतुल्य है? तो 1 डाइन के बल के समतुल्य है। आई बात समझ में? तो यहां पर 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 1 डाइन के बराबर होता है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है कि वह बल जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक, 1 डाइन का बल कहलाता है। अब यहां पर दूसरा आपको याद रखना है कि डाइन में और न्यूटन में क्या संबंध यहां पे होता है, ठीक। तो यहां पे एक जो न्यूटन होता है ये होता है 10⁵ डाइन, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन किसके समतुल्य होता है? 10⁵ डाइन के समतुल्य होगा। इसको नोट करिए। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे एमकेएस पद्धति में जो बल का गुरुत्व मात्रक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो गुरुत्व मात्रक है, ग्रेविटेशनल यूनिट है, ग्रेविटेशनल जो यूनिट है किसको बोलेंगे? तो यहां पे एमकेएस पद्धति में क्या होती है? किलोग्राम भार, और सीजीएस पद्धति में क्या होती है? ग्राम भार।
और हमको पता है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो यहाँ पे गुरुत्व मात्रक में गुरुत्व त्वरण लेते हैं, ठीक है। तो हम 1 किलोग्राम भार किसको बोलेंगे, तो 1 किलोग्राम भार का मतलब होता है कि यदि वह बल जो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम भार इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। इसको गुणा कर दीजिए, इसके बराबर आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर होती है, 1 न्यूटन के। तो हम क्या ले सकते हैं कि 9.8 क्या हो जाएगा, ये न्यूटन। दूसरा, सीजीएस पद्धति में क्या होगा, ठीक है, गुरुत्व मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में, ग्राम भार। तो यहाँ भी बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणित गुरुत्व त्वरण होगा। तो यहाँ पे 1 ग्राम भार किसको बोलेंगे, वह बल जो 1 ग्राम की वस्तु में 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो 1 ग्राम भार क्या हो जाएगा, 981 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 ग्राम भार, ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, डाइन के बराबर। तो 1 ग्राम भार क्या होगा, 981 डाइन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 किलोग्राम भार का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण का मान होगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम की वस्तु है और उस पर हम क्या कर रहे हैं, 1 किलोग्राम भार का बल लगा रहे हैं, तो उसमें कितना त्वरण यहाँ पे उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम भार जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम गुणित 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमको क्या बोला है, गुरुत्व त्वरण निकालना है, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बटा M हो जाएगा। ठीक, तो यदि हम देखेंगे कि जो ये F है ये बल है, कितना है 1 किलोग्राम भार, और वो 1 किलोग्राम भार कितना है 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये 1 किलोग्राम भार का मान है ये, तो यदि 1 किलोग्राम भार का बल बोला है मतलब इतना बल लगाया गया है। ठीक, और वस्तु का क्या है, द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम से भाग दे दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना त्वरण आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आएगा। ठीक है, तो यदि बोला जा रहा है 1 किलोग्राम का भार का बल लगा रहे हैं तो बल का मान आपको पता होना चाहिए, तो बल का मान कितना होता है 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आ रही बात सुनिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 ग्राम भार कितने न्यूटन के समतुल्य होता है या बराबर होता है या इक्वल होता है। तो 1 ग्राम भार जो है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है, कितने न्यूटन के समतुल्य होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लिए हो पहले। तो यहां पे देखेंगे कि जो 1 ग्राम भार है वो कितने न्यूटन के समतुल्य होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे,
तो हमको पता है कि 1 ग्राम भार जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 981 डाइन के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 ग्राम भार 981 डाइन के बराबर होता है। हमको न्यूटन और डाइन में संबंध है पता है, तो हमको पता है कि एक जो न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये संबंध हमको पता है। तो हमको पता है कि 1 ग्राम भार इतना डाइन है, तो इसको किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, न्यूटन में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो न्यूटन में आपको परिवर्तित यदि करना है इसको, तो 981 जो डाइन है इसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 10⁵ डाइन्स। ठीक, तो 981 डाइन को क्या करोगे, 10⁵ डाइन से भाग दे दोगे। जैसे आपको mm को मीटर में बदलना है तो क्या करते हो, 1000 से भाग देते हो, है ना। जैसे आपको मिनट को आवर में बदलना है तो क्या करते हो, 60 से भाग देते हो। वैसे ही डाइन को यदि न्यूटन में बदलना है तो 1 न्यूटन में कितने डाइन है उससे भाग दे दोगे यहाँ पे, तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.00981। तो इतना न्यूटन के ये बराबर। ठीक, हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि 1000 किलोग्राम की कार, तो 1000 किलोग्राम क्या हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, की कार 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है यानी कि वो मोशन कर रही है, चल रही है। तो उसे रोकने के लिए ब्रेक द्वारा कितना बल लगाना पड़ेगा। तो यदि एक कार 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, तो यदि उसको रोकना है तो क्या लगाते हैं हम, ब्रेक लगाते हैं, या सामने जाके से रोकोगे तो बल लगाना पड़ेगा। तो वो बल कितना लगाना पड़ेगा, जितना कार का बल है। किसी को रोकना है तो उसके बराबर तो बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको कार को रोकने के लिए जो कार का बल है उस बल के बराबर बल लगाना पड़ेगा और उसके विपरीत बल लगाना पड़ेगा। तो बल कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो द्रव्यमान यानी मास कितना है इसका ये, और त्वरण कितना यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ठीक, तो आप बोल सकते हो 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। तो हम या इसको लिख सकते हैं कि 2000 न्यूटन। तो इतने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इतने न्यूटन का बल वहां पे आरोपित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि गति के बल के जो मात्रक यहाँ पे होते हैं। पिंड का मतलब होता है बॉडी। पिंड, पिंड को ऐसे भी लिखा जाता है, पिंड ऐसे भी लिखते हैं, पिंड ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, और पिंड का मतलब होता है बॉडी, कोई बॉडी है। ठीक, अब इसके बाद में आगे देखते हैं नेक्स्ट।
तो इसमें आगे देखते हैं यहाँ पे आवेग। आवेग यानी क्या होता है? इम्पल्स। तो आवेग यानी इम्पल्स क्या होता है? तो ये बल के कुल प्रभाव की माप होती है कि बल का जो कुल प्रभाव है, टोटल इफेक्ट है, वो कितना है। तो हम बोलेंगे कि आवेग बल के कुल प्रभाव, टोटल इफेक्ट की माप है। माप यानी मेजर है। तो इम्पल्स इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक। तो यहां पे जो आवेग है, इस तरह से हम इसको समझें। अब ये आवेग का मतलब और क्या है? तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है, ठीक है, वो गतिशील वस्तु है। अब यदि कोई वस्तु गतिशील है और उसके ऊपर में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे बल लगाते हैं, तो बल लगाने पर इसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो वस्तु पर हम दो प्रकार से बल लगाकर उसके वेग को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि निम्न द्रव्यमान का बल लगाते हैं। निम्न निम्न बल लगाते हैं। ठीक है। और ये ज्यादा समय तक लगाते हैं, यानी ज्यादा अंतराल तक। ज्यादा अंतराल यानी ज्यादा टाइम पीरियड तक लगाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, उच्च बल लगाते हैं, यानी कि हाई हायर फोर्स आप अप्लाई करते हो। और ये कैसा करते हो? कम अंतराल के लिए करते हो, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करते हो। तो दो तरह से हम वस्तु के ऊपर में बल लगाकर उसके वेग को परिवर्तित कर सकते हैं। एक निम्न बल ज्यादा अंतराल के लगाएंगे और दूसरा उच्च बल जो होगा वो कम अंतराल के लिए लगाएंगे। इतना समझ में आया? तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि, ठीक है, यहां पे हम बोल सकते हैं कि बल लगाकर वस्तु के वेग में दो प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो और बल लगाने पर वस्तु का वेग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। तो आप दो प्रकार से ये कार्य कर सकते हो। ठीक है। पहला आप कर सकते हो कि आप वस्तु के ऊपर में निम्न बल लगाओगे, एक छोटा सा बल लगाओगे उसके ऊपर में, लेकिन ये ज्यादा समय के लिए लगाओगे। तो ज्यादा समय तक निम्न बल लगा के रखिए। या फिर हम क्या करते हैं, ज्यादा बल लगा के रखते हैं, उच्च बल लगा के रखते हैं और क्या कर देते हैं, समय यहाँ पे कम कर देते हैं। तो समय यहाँ पे निम्न कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है? बल के परिमाण पर निर्भर करता है और दूसरा उसकी अवधि पर, उसके समय पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने पाया कि वस्तु के वेग में परिवर्तन जो है, ठीक है, तो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन है ये किस पर निर्भर कर रहा है? परिवर्तन बल के परिमाण, बल के मैग्नीट्यूड, बल के परिमाण तथा अंतराल। अंतराल का मतलब क्या होता है? ठीक है, टाइम पीरियड पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये हमने पाया कि यदि वस्तु के वेग को परिवर्तित करना है, ठीक है, तो वो वेग में परिवर्तन जो होता है दो बातों पे निर्भर करता है। एक निर्भर करता है बल के परिमाण पर और दूसरा वो बल कितने समय के लिए लगाया गया है, उसके अंतराल पर निर्भर करता है। ठीक।
तो इसी को देख करके फिर हमने किसको डिफाइन किया यहाँ पे, आवेग। तो आवेग को कैसे डिफाइन किया, कैसे परिभाषित किया कि किसी वस्तु पर, यदि कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर, ठीक है, उच्च बल निम्न अंतराल के लिए लगाते हैं, तो बल और अंतराल, अंतराल यानी समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। तो यदि बोला जाए कि किसी बल का आवेग कितना है, कोई बल जो है कितना इंपल्सिव फोर्स है, ठीक है, तो वो कितना इंपल्सिव फोर्स है, तो वो निर्भर करेगा कि उस बल का परिमाण कितना है, ठीक है, और वो कितने समय के लिए लगाया गया है। तो उच्च परिमाण का बल यदि हम निम्न अंतराल के लगाते हैं तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। जैसे क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में क्या होता है, बॉल आती है, बैट से टकराती है, तो बैट्समैन जब बॉल को हिट कर रहा है, मार रहा है उसको, ठीक है, तो कितना समय लगता है बॉल को टकराने में, बहुत कम समय, है ना। बॉल आई, टकराई और गई, टकरा कर गई, तो ये क्या लगाया उस पे, बल, बॉल के ऊपर बल लगाया, कितने समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। बॉल कहाँ चले जाती है, स्टेडियम के बाहर, है कि नहीं। तो यदि हम बहुत ज्यादा बल लगा रहे हैं निम्न अंतराल के लिए, तो उस बल का जो आवेग है, उसका जो इंपल्स है, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसी से ही यहां पे बन गया हमारा आवेग। तो आवेग को इसी से हमने यहाँ पे परिभाषित किया और इसी से उसका हमने सूत्र निकाल लिया कि जो आवेग होगा, यानी कि जो इंपल्स होगा, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये यहां पे होगा बल गुणित समयांतराल, ठीक है। तो बल गुणित क्या होगा, समयांतराल हो जाएगा। तो यहां पे इस आवेग को टाउ से यहां पे शो किए, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू हो जाएगा समयांतराल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आवेग है ये किसके बराबर हो गया, बल इनटू समयांतराल। अब इसकी इकाई यदि हम देखें कि भाई इसकी इकाई यहां पे क्या होगी, ठीक, तो इसकी जो एसआई यूनिट है, सबसे पहले तो ये कैसी राशि है, आवेग कैसी राशि है, सदिश राशि। संवेग, आवेग, ये कैसी राशियां हैं, सदिश राशि। तो ये सदिश राशि है, ठीक। दूसरा, इसकी जो एसआई इकाई होगी, एसआई यूनिट होगी, बल की क्या हो जाएगी, न्यूटन, और समय की क्या हो जाएगी, सेकंड। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकंड। और सीजीएस इकाई क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, तो न्यूटन की जगह क्या लिख लोगे, डाइन, और सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, तो डाइन सेकंड हो जाएगी, ठीक। दूसरा यहां पे देखेंगे कि इसका वी में सूत्र क्या होगा, तो बल का क्या होता है, एम एल टी -2, और टाइम का क्या हो गया, टी, तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये MLT-1 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है, बल का तो मैं बोला एकदम रट के रखना है, बल का और ऊर्जा का, एनर्जी का, है ना, ये दोनों एकदम रट के रखना है, उससे बाकी विमीय सूत्र बनाने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या पाया यहाँ पे, आवेग। तो आवेग समझ में आया। तो बल गुणित क्या होता है यहाँ पे, समयांतराल होता है, ठीक है।
तो इसको बाद में छोटा कर लेंगे। अब यदि हम देखते हैं कि जब हम बल लगाते हैं, ठीक है, तो बल लगाने से किसमें परिवर्तन होता है? किसमें परिवर्तन होता है? तो बल लगाने से किसमें परिवर्तन होता है? ठीक, तो हमने जो संवेग पढ़ा था, संवेग याद है? संवेग, तो संवेग किसको बोले थे? द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। तो यहां पे ये द्रव्यमान है और गुणित क्या है? ये वेग है। तो वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और वेग में यदि परिवर्तन होता है तो इसको क्या बोलोगे? संवेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे द्रव्यमान गुणित वेग संवेग था और उसको समय से भाग दे दी तो क्या बोल दिए? संवेग में परिवर्तन हो गया। तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वेग में जो परिवर्तन होता है यह कहलाता है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बल के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे बल के बराबर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो बल है, ठीक, इस बल के स्थान पर हम क्या लग सकते हैं? तो इस बल के स्थान पर इस वैल्यू को रख सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो आवेग है बल का, ये आवेग हो गया। तो बल का जो आवेग है उसको हम क्या ले सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा? संवेग के परिवर्तन के बराबर होगा। तो बल का जो आवेग होता है, बल का आवेग, ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बल का आवेग ये, और इसको क्या बोलोगे आप? संवेग में क्या है? ये परिवर्तन है, ठीक। तो यदि इसको हम लिखें कि ये संवेग में परिवर्तन है, तो संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन किसके अनुप्रमानुपाती होता है? बल के। किससे हमने लिया? ये न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमको क्या बताया यहाँ पे? तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताया? कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके अनुप्रमानुपाती होती है? आरोपित बल के। या संवेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है? आरोपित बल के बराबर होता है। बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हो, है ना? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? आरोपित बल के। तो ये कहां से मिला? न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमको ये मिला हुआ है। तो यहां पे देखेंगे कि जो बल का आवेग है, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करोगे क्या आ जाएगा? क्या आ गया? ये आवेग आ गया। तो ये आवेग किसके बराबर होगा? तो यदि हम देखें कि जो बल का आवेग होता है, ठीक है, वो बल का आवेग किसके बराबर हो जाता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, कि बल का जो आवेग होता है वो किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। कैसे होता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमको ये पता चला है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? आरोपित बल के। तो यदि बल और समय को हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? संवेग में परिवर्तन बन जाता है। तो आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक। तो यदि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो जो बल का आवेग होगा उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है। तो उसको बोल सकते हैं कि बल का आवेग
वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बल का आवेग जो है वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर यहां पे होता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। इसको क्या बोलोगे आप? संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल। तो संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। ठीक है, और बल का जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन होता है। तो इसको इस तरह से याद रखना है कि एक तो याद रखोगे संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होगा? बल का आवेग होगा। ठीक है, और दूसरा याद रखना है कि संवेग में परिवर्तन की दर लिख दिया क्या? मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बात करते करते। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ऐसे लिखना है कि बल का आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है, बल का आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। दूसरा यहां पे बोलेगा कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो परिवर्तन के साथ में यहां पे क्या आएगा? दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, तो किसके बराबर होती है? ये बल के बराबर होती है। तो ये दो चीजें आपको स्पष्ट रूप से याद रखनी है कि संवेग में परिवर्तन बल का आवेग है। सीधा ऐसे लिख सकते हो कि संवेग में परिवर्तन का मतलब है बल का आवेग। ठीक, और संवेग में परिवर्तन की यदि दर आ जा रही है तो वो किसके बराबर होगा? बल के बराबर होगा। तो ये दोनों में सिर्फ अंतर होता है दर का। दर आ गया तो बल, और दर हट गया, सिर्फ संवेग में परिवर्तन है तो क्या होगा? बल का आवेग होगा। तो इसको विशेष रूप से आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो देख लो इसको जो लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक कील पर हथौड़े से 10 न्यूटन का बल 0.1 सेकंड के लिए लगाते हैं, तो बल का आवेग ज्ञात कीजिए। तो बस हमको क्या करना है? आवेग का फार्मूला लिखना है यहाँ पे। तो आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणित समयांतराल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बल कितना है? 10 न्यूटन का है, और समय कितना है? 0.1 सेकंड है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? 10, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको लिखोगे यहाँ पे 1 न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पे जो आवेग होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, इसको लिख लो पहले।
ठीक, तो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक 200 ग्राम की गेंद क्रिकेट के बल्ले पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराकर वापस 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लौटती है, तो बल्ले का आवेग ज्ञात कीजिए। तो बल्ले का क्या निकालना है हमको, यहाँ पे आवेग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बल्ले का आवेग होता है, तो बल का आवेग वही बल्ले का आवेग होगा, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो जो आवेग है ये संवेग में परिवर्तन के बराबर है। अब जो गेंद यहाँ पे बल्ले के ऊपर में आई और आ करके वो यहाँ पे टकराई है, तो ऐसे आ रही है, आके टकरा रही है, और उस समय यह 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, फिर टकरा के जब ये जा रही है वापस, ठीक है, तो इस समय वेग कितना है इसका, 15 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तो यहां पर संवेग में हमको क्या निकालना पड़ेगा, परिवर्तन। तो जब वो आ रही है तो आते समय संवेग कितना है, तो यहाँ पे उसका संवेग कितना है, और जब वो जा रही है तो जाते समय उसका संवेग कितना है। ठीक है, तो आते समय संवेग, आते समय संवेग, तो आते समय संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान गुणित वेग है, तो ये ग्राम में है, तो इसको किस में चेंज कर लेंगे हम, यहाँ पे किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो 200 को 2000 बटा क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये संवेग होगा आते समय, और जब टकरा के जाएगी तो जाते समय, आते समय को हमने P1 माना है, तो जाते समय जो संवेग होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो सेम 200 ग्राम 15 मीटर पर सेकंड का वेग रहेगा, तो द्रव्यमान गुणित वेग, फिर से इसको क्या करोगे, 1000 से भाग दे दोगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यदि हम देखें आते समय जो है द्रव्यमान गुणित वेग है, और जाते समय द्रव्यमान गुणित वेग है, यानी संवेग है, तो संवेग में परिवर्तन हमको निकालना पड़ेगा, वही किसके बराबर होगा, आवेग के बराबर होगा। तो यदि आते समय, ठीक है, उसका हम संवेग लेंगे धनात्मक, तो जाते समय क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक। सदिश राशि है, दिशा परिवर्तित होगी तो चिन्ह उसका परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आते समय धनात्मक लेंगे तो जाते समय दिशा परिवर्तित होगी तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो P2 संवेग ऋणात्मक हो जाएगा। अब परिवर्तन कैसे निकालते हो, तो घटा करके निकालते हो, है ना। दो चीजों में अंतर, हम क्या परिवर्तन कैसे निकालते हैं, घटा के। तो P1 माइनस P2 क्या लिखोगे, संवेग में परिवर्तन आएगा ये, और वही आवेग के बराबर होगा। तो यदि ये 2 है और ये -3 है तो कितना आ जाएगा, तो 5 किलोग्राम मीटर सेकंड, या बोल सकते हो कि न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आवेग होगा वो इतना किलोग्राम मीटर सेकंड, या बोलेंगे न्यूटन सेकंड होगा। तो इतना न्यूटन सेकंड इसका आवेग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आया है।
ठीक है, तो समझ में आ गया, ये सभी क्या है, आवेग के यहाँ पे उदाहरण है। के बाद में यहाँ पे देखेंगे न्यूटन